नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि सीईटी के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से एक योद्धा को युद्ध के मैदान में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि शत्रु पक्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें स्ट्रांग है और कौन कौन सी चीज़ें वीक है, उसी प्रकार से एक परीक्षार्थी को एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये पता होना चाहिए परीक्षा की डिमांड क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं क्या पढ़ करके सेफ जोन में जा सकता हूँ। तो देखो, सीईटी के अंदर जो 40% का मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या करके विद्यार्थी इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जिनका वेटेज अच्छा है और वो आसानी से 40% का ये जो जादुई आंकड़ा है वो छू सकते हैं। तो आइए आज के इस सेशन की अपन शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे। एक तो अपन देखेंगे सीईटी 2026 क्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा के अंदर आपको 40% का स्कोर करना है। हम ये भी देखेंगे कि सीईटी सीनियर और सीईटी स्नातक के अंदर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे हम क्या करके किस रणनीति के माध्यम से 40% स्कोर अपना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टाइम मैनेजमेंट की। चाहे एग्जाम हो चाहे जीवन हो, टाइम मैनेजमेंट यदि आपका अच्छा है तो जीवन में आपको सफलता मिलती है, परीक्षा में आपको सफलता मिलती है। तो इन सभी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस सेशन से, अंत तक जुड़े रहिए। एक एक करके अपन सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो जो आपका सीईटी का जो 12वीं का और स्नातक का स्तर है, इन दोनों में हम बात करें 12वीं स्तर अर्थात सीनियर सेकेंडरी, अगर आप इसमें 40% का स्कोर करते हो तो कौन कौन से एग्जाम्स में आप एलिजिबल होंगे, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। जैसे एलडीसी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वैसे सुनने में आ रहा है कि इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बिना सीईटी के सीधा करवाया जाएगा, अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपको देखने को मिलेगा। बाकी पिछले एग्जाम के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सीईटी के थ्रू हुई थी, इस बार हो सकता है कि शायद सीधी भर्ती करवा दे। बात करेंगे अपन वन रक्षक, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो 12वीं स्तर का आप सीईटी एग्जाम दे करके उन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्नातक स्तर में ग्रेजुएट की जो सीईटी है, इसके माध्यम से इस एग्जाम को पास करने के बाद आप पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, वीडियो, महिला सुपरवाइजर, ऐसे अनेक एग्जाम दे सकते हो। और सबसे खास बात है, वीडियो की भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती अगले साल होने वाली है। तो आपको कुछ भी करके ये वाला सीईटी एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आपने ये सीईटी पास कर लिया तो फिर तो वीडियो में बल्ले बल्ले आप वीडियो का एग्ज़ाम दे पाओगे और भगवान करे आपका सिलेक्शन भी हो जाए उसके अंदर। तो देखो, वीडियो का एग्जाम देने से पहले सीईटी आपको पास करना पड़ेगा। हम सीईटी परीक्षा की प्रकृति के बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले बात करें, इस सीईटी एग्जाम में टोटल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं। अब 150 जो प्रश्न होते हैं, कुल अंक हो जाएंगे आपके 300, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी इस बार बोर्ड ने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में रहने वाली है। अब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऋणात्मक अंकन 1/3 होगा या 1/4 होगा, इसके ऊपर अभी मंथन जारी है और मुझे लगता है कि शायद 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग आपके रह सकती है। कुल मिलाकर के ये तो फिक्स है कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1/3 वाली जो नेगेटिव मार्किंग है ये आप मान के चलो इसके अंदर रहेगी। तो आप कैलकुलेटिव रिस्क ले, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करें कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और 100% आप तुक्का लगाए, ज़्यादा तुक्केबाजी ना करें। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब है जहां आप 50-50 मोड में हो, जहां आपको लग रहा है कि शायद इन दोनों में से कोई हो सकता है, वहां आप रिस्क ले, अन्यथा रिस्क से बचे। ठीक है ना। आपको 40% स्कोर कैसे करना, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि देखो सीईटी 2026 का एग्जाम देने से पहले जो पिछला सीईटी एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके बारे में अपने को ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अब इस तरफ जो है आपके 12वीं सीईटी है और ग्रेजुएशन सीईटी इस साइड में। हम सबसे पहले बात करें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। देखो, जो सीनियर लेवल की सीईटी है उसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रेजुएशन में राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति इन दोनों विषयों के लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अच्छा खासा वेटेज, चाहे 12वीं हो चाहे राजस्थान हो, ये देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से हम सब और आप सब लोग जुड़े हुए हो, क्योंकि हम राजस्थान के बासिंदे हैं।
राजस्थानी हमारी पहचान है, राजस्थान के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं, तो आप इसको और अच्छा कर सकते हो और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर बात करें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, तो 12वीं के अंदर तो 12वीं वाली सीईटी में लगभग 10 प्रश्न पूछे गए और 25 प्लस प्रश्न पूछे गए ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। तो आप ध्यान रखना भाई साहब, राजस्थान ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज है, बहुत अच्छा वेटेज है, तो राजस्थान ज्योग्राफी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर बात करेंगे राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी की बात करें तो 12वीं वाले में लगभग 10 या इससे अधिक प्रश्न आए थे, और जो आपका सीईटी स्नातक है, सीईटी स्नातक के अंदर 15 से अधिक प्रश्न पॉलिटी के आए हैं। तो देखो, आपको राजस्थान के ये तीनों सब्जेक्ट नहीं छोड़ने, चारों सब्जेक्ट नहीं छोड़ने, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था, इन चारों सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना है। इन पर अपनी कमांड को और अधिक बढ़ाना है ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और फिर बात करें इंडियन ज्योग्राफी के सीनियर में तो 8 से 10 और स्नातक में 10 से 12 प्रश्न आए थे। साइंस के 20 से 22 प्रश्न हमें सीनियर के अंदर देखने को मिले, सीनियर के अंदर, और 10 से 12 प्रश्न अपने को देखने को मिले थे ग्रेजुएशन के अंदर। तो साइंस का भी अपने आप में अच्छा खासा वेटेज है। फिर बात करेंगे करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज है। आप यूँ मान सकते हो कि 10 से प्रश्न तो करंट अफेयर के प्रश्न, चाहे वो स्नातक हो चाहे सीनियर हो, दोनों सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे। फिर बात करें मैथ और रीजनिंग के सीनियर के अंदर 20 और स्नातक के अंदर लगभग 15 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसका भी बढ़िया वेटेज है। हिंदी में हम बात करें तो 10 प्रश्न पूछे गए सीनियर में, 12 प्रश्न के समथिंग पूछे गए स्नातक में। अंग्रेजी के अंदर भी सेम सा रेशियो रहा है। फिर बात करें कंप्यूटर का हम बात करें, लगभग 10 प्रश्न आपके सीनियर में पूछे गए और लगभग 8 प्रश्न पूछे गए थे ग्रेजुएशन के अंदर। और भारतीय अर्थव्यवस्था और इतिहास के बारे में हम बात करें तो 12वीं के अंदर तो आपके सिलेबस में नहीं है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, लेकिन ग्रेजुएशन सीईटी के सिलेबस के अंदर ये है, और इसके अंदर लगभग 10 प्रश्न जो थे पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो आपको जो मुख्य रूप से फोकस करना है ना, एक तो आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, एक आपके राज्य व्यवस्था के अलावा साइंस, करंट अफेयर्स है ना, मैथ रीजनिंग और हिंदी और अंग्रेजी तथा कंप्यूटर। अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों को अंग्रेजी अच्छी आती है, बहुत सारे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और बहुत सारे हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं। आप इन दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो उसको तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और जिसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो उसमें बेसिक बातें आप याद रख लो। सामान्य बातें भी परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि पेपर में केवल टफ प्रश्न ही नहीं होते, हर सब्जेक्ट में तीनों स्तर के प्रश्न होते हैं। कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न होते हैं जो हर विद्यार्थी कर सकता है, कुछ ऐसे एवरेज प्रश्न होते हैं जो ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट भी उसका उत्तर दे सकता है, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर ब्रिलियंट स्टूडेंट ही दे सकता है, और कुछ तो एक आधा तो हर सब्जेक्ट में ऐसा बाउंसर मारते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। तो बाउंसर से बचे और बेसिक बातें हर सब्जेक्ट्स की आप कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप वीडियो का एग्जाम दोगे स्नातक के बाद तो उसमें कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, है ना। तो इन तीनों को तो छोड़ना ही मत, है ना। ये दोनों भाषा सब्जेक्ट और कंप्यूटर, और ये जो सब्जेक्ट है इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इनमें अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना आप लोग। फिर बात करें परीक्षा रणनीति में 12वीं स्तर पर किस पर फोकस करें, तो एक तो साइंस पर आपको फोकस करना है, मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है, राजस्थान इतिहास संस्कृति करंट अफेयर्स, और भाषा में आपके हिंदी आ गई और इंग्लिश आ गई तथा कंप्यूटर, इन पर आप विशेष फोकस करें। और ग्रेजुएशन के लिए भी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था, राजस्थान भूगोल, मैथ रीजनिंग, इनका अच्छा आपके जो है वेटेज था, तो आप अब भी इनको अच्छे से तैयार करें, इनको बढ़िया से आप पढ़े और इन पर विशेष फोकस करें। अब देखो, 40% आपको स्कोर करना है, तो 40% स्कोर करना है, इसका मतलब आपके 120 अंक आने चाहिए। 120 अंक आने चाहिए यानी कि 60 प्रश्न होने चाहिए। 150 में से आपको कितने प्रश्न सही करने हैं, तो 150 में से 60 प्रश्न सही करने हैं। तो इसके लिए जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, उन सब्जेक्ट्स पर आप कमांड करके, उन पर फोकस करके ये स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, हमेशा सेफ टारगेट रखे अपना। 40% बनाना है, इसका मतलब ये नहीं आप यूँ सोच ले कि बस 40% ही बनाना है, अपने तो 60 प्रश्नों का ही जुगाड़ करना है। ना भाई साहब ना, ऐसे काम नहीं चलेगा
भाई महलों का सपना देखते हो तब जाकर के ठीक ठाक घर बनता है। तो इसके लिए आपको 50 से 60% का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। आप 60% का टारगेट रखोगे तब 50 के आसपास पहुंचोगे, और 50 का रखोगे तब 40 के आसपास आओगे, और 40 का रखोगे तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न बदल चुका है। आप मान लो हिस्ट्री अच्छी पढ़ के चले गए, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट आपने अच्छे कर दिए और आपको लगता है कि इनमें से मेरा मामला बैठ जाएगा, लेकिन पेपर सेटर ने बाउंसर मार दिए। तो इसीलिए आप जो है ना ज़्यादा सब्जेक्ट छोड़े नहीं, स्किप नहीं करें, जितना हो सके उतने सब्जेक्ट्स को पढ़े। और कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं है, वैसे फेवरेट कुछ नहीं होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट वही फेवरेट होना चाहिए जो परीक्षा के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। जिसके प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं वो आपका फेवरेट है, और जिसके कम आ रहे हैं वो आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए। और कम आ रहे हैं, फेवरेट नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है हर सब्जेक्ट में आपको डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो भाई साहब स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आप ये जो जादुई आंकड़ा है 40% वाला, अर्थात 60 प्रश्न को आपको टच करने का, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे। अब 40% के लिए जैसा कि बता चुके हैं कि हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इनके अलावा आप राजस्थान जीके को एकदम बढ़िया कर लो, और जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगते हैं उनके बेसिक्स आप अच्छे से देख लो। और करंट अफेयर्स आप या तो रोज़ पढ़ो, या फिर सप्ते में एक बार पढ़ो, या फिर महीने में एक बार पढ़ सकते हो, है ना। तो आप मासिक करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो और ठीक रहेगा, रोज़ रोज़ के झंझट से दूर हो जाओगे आप, ठीक है। तो रोज़ रोज़ का झंझट पालना ही नहीं है, मासिक करंट अफेयर्स पढ़े और उनको अपने रजिस्टर में लिखे भी, नोट्स भी बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, परीक्षा देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरीके की ये परीक्षा है, किस तरीके के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। वो तरीका आपको कब पता चलेगा? जब आप PYQs देखोगे, जब आप पुराने प्रश्न देखोगे, जब आप पुराना पेपर देखोगे, उससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेपर सेटर की क्या डिमांड है, और मुझे किन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने, देखो आखिरी समय में सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स रामबाण साबित होते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उससे अंतिम टाइम में रिवीजन में आपको बहुत आसानी रहेगी। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो चीज़ें जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट आपको डापाचूक करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उन फैक्ट्स को आप एक जगह पर लिखें और शॉर्ट नोट्स के रूप में परीक्षा से ठीक पहले उनको रिवाइज करें और फिर एग्जाम देने जाए। और जितना हो सके मॉक टेस्ट दे। देखो मॉक टेस्ट देने से ना केवल आपकी एग्जाम की एक्सरसाइज बढ़ेगी, ना केवल प्रैक्टिस बढ़ेगी, अभी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आप अच्छा स्कोर करोगे तो उससे आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, आप उत्साह से, जोश से लवरेज रहोगे। और अगर आपका शुरुआती दौर में स्कोर कम होता है तो इससे घबराना भी नहीं है। बिना घबराए, बिना चिंता किए आपको अपनी कमियों को फाइंड आउट करना है और कमियों को ढूंढ करके उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो यही तो मॉक टेस्ट का बेनिफिट होता है। तो अपना खुद का विश्लेषण आप करना सीख जाओगे, और जब तक कोई व्यक्ति खुद का विश्लेषण नहीं कर पाता है तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति को खुद में कमी नजर आती है, सच्चे अर्थों में वही एक अच्छा मूल्यांकन करता होता है। तो स्वयं मूल्यांकन आपको करना चाहिए। अरे भाई, खुद की पीठ खुद को नजर नहीं आती है, लेकिन आपको खुद की पीठ भी देखनी है, आपकी क्या कमजोरी है और क्या स्ट्रेंथ है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रेंथ पे आपको खेलना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और वीक पॉइंट को भी धीरे धीरे करके उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि संसार के अंदर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हम मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही होगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। और आपको सही किताबों का चयन करना है। हम बात करें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक्स के अंदर आप NCERT का सपोर्ट लीजिए, RBSC का सपोर्ट लीजिए। NCERT या RBSC के अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अलावा हम बात करें गाइड बुक के रूप में, एक तो देखो लक्ष्य क्लासेज के जो नोट्स है, लक्ष्य क्लासेज के जो आपके क्लास नोट्स है, लक्ष्य क्लासेज के आप नोट्स देख सकते हो। और लक्ष्य क्लासेज के नोट्स के अलावा आप जो लक्ष्य क्लासेज का जो अक्षांश पब्लिकेशन है, अक्षांश पब्लिकेशन मूल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किताबें तैयार करता है। तो इनकी किताबों की हेल्प के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, सफलता में बदल सकते हो। तो आप
आप अच्छे से पढ़ाई करें और लक्ष्य क्लासेज द्वारा जो किताबें निकाली जाती है अक्षांश पब्लिकेशन की, इनका यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। सीईटी को लेकर के खूब सारी कक्षाएं भी आयोजित करवाई जाएगी। लक्ष्य आपके साथ हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा, तो आप निश्चिंत रहे क्योंकि आपका लक्ष्य आपके साथ है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही मानेगा। तो मेहनत करने में हम पीछे नहीं हटते हैं और आपको भी मेहनत के अंदर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस एग्जाम को पास करके सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। हम वादे नहीं इरादे लेकर आए। सीईटी 2026 स्नातक स्तर और सीनियर स्तर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच और ऑफलाइन बैच प्रारंभ कर चुका है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो आज ही लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को सफलता में बदले। और अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो आज ही लक्ष्य क्लासेज के ऑफिस विजिट करें। नए बैच प्रारंभ किए जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे और ये जानकर पढ़ोगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसी के अनुसार तैयारी को आगे बढ़ाइए। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से तैयारी करोगे, बढ़िया से मेहनत करोगे। समय समय पर मैं और नई अपडेट्स के साथ आपके बीच में आता रहूँगा और आपके लिए सीईटी की भी कक्षाएँ लेकर के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद।